हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस टॉपिक। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक एक्सेप्शन केस है, इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये जो लॉ था ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑलमोस्ट यू कैन से कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। व्हेन, ठीक है, हमने क्या कहा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसा है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बट लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसका एक एक्सेप्शन केस है। When experiments on peas were repeated using other traits in other plants, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, हम देख लेते हैं। हम कह रहे हैं कि अब F1 जनरेशन किसी और प्लांट की देखी गई। जनरली हम कौन से प्लांट की देख रहे थे, गार्डन पी की देख रहे थे दिनों से, मतलब वही 7 ईयर्स से किसकी, मेंडल की स्टडी देख रहे थे। अब दूसरे साइंटिस्ट आए, दूसरे साइंटिस्ट ने कहा गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट तो बहुत हो चुका है, नाउ वी विल ट्राई ऑन अनदर प्लांट। और इन लोगों ने दूसरे प्लांट्स पर जब F1 जनरेशन को क्रॉस करवाया होगा, F1 जनरेशन देखा होगा, जब उनको देखने को मिला कि F1 जनरेशन में कुछ चीज़ें टॉल भी देखने को मिल गई, कुछ चीज़ें ड्वार्फ भी देखने को मिल गई, और इसके बीच का रिजल्ट भी देखने को मिला, टॉल फिर ये ड्वार्फ, और यहाँ पर कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिला, ना ही वो पेरेंट्स के सिमिलर था, ना ही वो किसी ड्वार्फ वाले पेरेंट के सिमिलर था। ये बिल्कुल ही नया टाइप ऑफ चीज़ देखने को मिली, इसी को इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन एक फ्लावर है, या फिर ये स्पीशीज़ का नेम है एंटायर हीनम is a good example for this understanding of the incomplete dominance. इस क्रॉस में क्या होता है ये हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। हमने कहा रेड इज द डोमिनेंट वन, स्मॉल r इज द रिसेसिव वन। कैसे आइडेंटिफाई किया, ये चीज़ हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, बार बार रिपीट करने से लेक्चर की लेंथ बढ़ने वाली है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमने कहा पेरेंट जनरेशन है। इसमें रेड कैपिटल R, वाइट स्मॉल r से डिनोट किया गया है। अब इसकी गेमिट्स कैसे बनेंगे, एक एक ले लो, इसमें से कैपिटल R ले लो, इसमें से स्मॉल r ले लिया। अब जब आप इसको क्रॉस करके देखोगे तो क्रॉस करने पे मिला कैपिटल R स्मॉल r, बट ये कलर डिफरेंट निकला, ना ही तो रेड निकला और ना ही कोई वाइट कलर की चीज़ निकली, ये फ्लावर तो निकला पिंक। अब ये कह रहा है कि ना ही तो पेरेंट के सिमिलर आ रहा है, तो ये कहलाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। इसका पनीट स्क्वायर बनाओ, पनीट स्क्वायर बनाते हैं तो कैपिटल R स्मॉल r लेंगे, कैपिटल R स्मॉल r लेंगे, इसका इससे क्रॉस, ठीक है, इसी का इससे क्रॉस कराया, इसका इससे और इसका इससे। तब हमें देखने को मिला कि 1:2:1 का रेशियो देखने को मिल रहा है इसके जीनोटाइप में। और देखो इसका फिनोटाइप कैसा रहेगा, 3:1 का ही रहेगा। मतलब ये F2 वाली चीज़ तो कर रहा है फॉलो, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो फॉलो कर रहा है, बट लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है कि जब आप इसको सेल्फ पॉलिनेट करोगे, F1 को क्रॉस कराओगे, F2 का रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है, 1:2:1, एंड फिनोटाइप भी, बट द फिनोटाइप रेशियोज हैड चेंज फ्रॉम 3:1 dominant is to recessive ratio. What happened was that R was not completely dominant over small r and this made it possible. यहाँ देखो इसका जो phenotype आने वाला है, जो 3:1 हम अभी बोल रहे थे, is not correct। क्यों, देखो phenotype तो ये है ना, 1 रेड दिख रहा है, 2 पिंक दिख रहे हैं, 1 वाइट दिख रहा है, तो फिनोटाइप कैसे हो गया, फिनोटाइप भी 1:2:1 आने लगा। मतलब ये किसको नहीं फॉलो कर रहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा। ये बात हमारी अभी भी सही है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं कर रहा, कंप्लीटली डोमिनेंस नहीं है,
पिंक देखने को मिल गया, इसलिए फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। Explanation of the concept of dominance. What exactly is dominance? Why are some alleles dominant and some are recessive? इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमें जीन का काम जानना है। जीन है क्या? जीन प्रोटीन बनवाता है बेसिकली। क्या करता है जीन? एवरी जीन एज यू नो बाई नाउ कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, जो एक्सप्रेस कराता है एक पर्टिकुलर ट्रेट को इस इंफॉर्मेशन के जरिए। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इसकी 2 कॉपीज पाई जाती हैं, मतलब पेयर ऑफ एलील पाया जाता है। लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं क्या है एलील। नाउ ये 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल, ना ही ये कभी होमो हो सकते हैं, कभी हेट्रो हो सकते हैं, है ना। बेस्ड ऑन आवर सिचुएशन हमने देख रखा है। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस that it has gone about, which you will read in the next chapters, which modifies the information that particular allele contains. Let's take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme. Now there are 2 copies of this gene, the 2 allelic forms. ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने देखा एस कॉमन में हम देखते हैं नॉर्मल एलील, मतलब वही डोमिनेंट प्रोड्यूसेस द नॉर्मल एंजाइम दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए थी हमें वो मिली, हमने माना ये नॉर्मल थी। थ्योरेटिकली अब जो मॉडिफाइड एलील है जिसमें कुछ चेंजेस आए होंगे म्यूटेशन की वजह से, उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, उसने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, मतलब क्या कंडीशंस उसने दे दी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, म्यूटेशन की वजह से ऐसा हो सकता है, मतलब कुछ चेंजेस मॉडिफाइड एलील आने की वजह से। एक तो ये कंडीशन है कि नॉर्मल है, लेस एफिशिएंट एंजाइम हो, एक हो गया कि नॉन फंक्शनल एंजाइम हो जाए वो, और एक हो गया कि एंजाइम ही ना बनाने पाए। अगर मॉडिफाई हो गया तो उसकी वजह से एंजाइम नहीं बनेगा। पहले केस में तो देखो क्या हुआ है, पहले केस में हमने माना ये, तो पहला केस ये है कि मॉडिफाइड एलील जो है अनमॉडिफाइड के बराबर ही रहा। क्यों? क्योंकि पहले केस में तो नॉर्मल कंडीशन आई है ना। नॉर्मल कंडीशन का मतलब हो गया कि मॉडिफाई में कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं, अनमॉडिफाइड के इक्विवेलेंट है। दैट इज़ ये प्रोड्यूस करेगा सेम फिनोटाइप ट्रेट, रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, सेम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बना देगा। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन, ऐसे बहुत ज़्यादा कॉमन है इक्विवेलेंट पेयर वाले। बट अगर हम मान लेते हैं एक नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम का केस, इसकी वजह से फिनोटाइप इफेक्टेड हो सकता है। फिनोटाइप हमेशा ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, किस तरीके से फंक्शन कर रहा है कौन? अनमॉडिफाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बदल के दे दिया जा सकता है कि सिर्फ मॉडिफाई कर दें इसको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फिनोटाइप है मे बी अफेक्टेड, और ये हमेशा डिपेंड करेगा फंक्शनिंग ऑफ, हमेशा मतलब हमेशा, ओनली बी डिपेंडेंट ऑन अनमॉडिफाइड एलील। जो मॉडिफाई नहीं हुआ होगा उसी पर ही डिपेंडेंसी शो करेगा। द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द functioning of unmodified allele. The unmodified functioning allele which represent the original phenotype is the dominant allele and modified allele is generally recessive. Generally recessive होता है unmodified, वो modified allele, और जो unmodified है, ठीक है, unmodified पे क्यों एक तरीके से ये भी कह सकते हो, जो unmodified वाला है वो जनरली कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, तो इसी पर ही तो डिपेंड करेगी फंक्शनिंग। हैंस इन एग्जाम्पल अबव द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन रिसेसिव। अगर दोनों हो गए तो इसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है आपको, नॉन फंक्शनल एंजाइम। इसके भी हम आगे केसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विद दिस हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम कोडोमिनेंस पढ़ेंगे।